यहाँ बैठ के ये फतवा लगा दूं कि ईसा नकवी साहब जो हैं वो पीटीआई के बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है और 9 मई की प्लानिंग में कहीं ना कहीं इनका हाथ था, क्या इन्वेस्टिगेशन के बगैर इनको सजा हो सकती है? ऐसे काम भी किए हैं आपने। आप तो इधर के इधर हमारे कॉलीग्स हैं हैदर शिराजी साहब की एग्जांपल दे देता हूँ, वो आपको वेरीफाई कर देंगे। ये लाइसेंस उन्होंने ले लिया है, 9 मई का लाइसेंस है इनके पास। ये जिसको चाहे ब्रांड कर दें एज एंटी स्टेट, हुकूमत की पॉलिसी को, शाह महमूद कुरैशी को क्यों नहीं किया? पॉलिसी को, शाह महमूद कुरैशी को क्यों नहीं किया? वो तो आपके कप्तान के एक बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, एक बंदा अपनी बेगम के बेड के साथ जो है वो खड़ा हुआ पाया गया, वो बीमार थी, वो आगा खान हॉस्पिटल में थे, अगर वो कराची में थे या उनका बेटा क्रिकेट का मैच देख रहा था न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, उसकी वहां पर प्रेजेंस साबित है, या अगर फवाद चौधरी जो है, आप एक लॉयर हैं, आपसे सवाल तो हम ये करेंगे, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जिसके ऊपर कुछ यही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, यही तो आप हमें यही तो आप एजुकेट करें इस मुल्क के लोगों को, आप इस मुल्क के लोगों को एजुकेट करें कि एक गवाह, एक सेकंड प्लीज जल्दी से इस बात को खत्म कीजिएगा। एक गवाह जिसने ये गवाही दी कि शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, जैन कुरैशी जब मैं टेबल के नीचे था तो वो मीटिंग में मौजूद थे, ठीक है, वो मीटिंग में मौजूद थे, और इस बुनियाद पर, अच्छा ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये नहीं सुन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 9 मई का जो लाइसेंस है ना, इसका ये सुन लीजिए, ये एक एग्जाम्पल है कि जब वो गवाह झूठा साबित हो गया, उसने इन 3 बंदों के बारे में झूठी गवाही दी, एक ऐसी मजहूल गवाही के ऊपर बाकी पार्लियामेंटेरियंस को आप कैसे सजा दे सकते हैं? आप गवाह को तो सजा साबित करें। जो प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 38 जो जजमेंट में लिखा हुआ है, उसने जो लिखा है उसकी आधी गवाही झूठी साबित हो गई। एक शख्स जो झूठी गवाही देते हुए कोर्ट ऑफ लॉ में पाया गया, उसकी गवाही की बुनियाद पे बाकी लोगों को सजाएं कैसे दी जा रही? ठीक, अच्छा मुझे माजरत तक टॉपिक की तरफ जाना है। ईसा मुझे ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पे हम लोग मुख्तलिफ फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं कि इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सब नहीं कर पा रही जो वो करना चाहते हैं, तो क्या एक जो फैक्टर हमने डिस्कस किया कि उनकी अपनी लीडरशिप के अंदर ही शायद वो क्वालिटीज नहीं है जिसकी वजह से वो ये सब नहीं कर पा रहे, तो क्या इमरान खान को अब ये वक्त आ चुका है, सोचना चाहिए, उनको रिवाइज करना चाहिए अपनी ही पॉलिसीज को, और साथ ये कि जो उनकी क़यादत है उसमें तब्दीलियां लाई जाएं? हमें सवाल तो ये करना चाहिए कि हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं। तहरीक इंसाफ सिर्फ अपोजिशन में रहे, हुकूमत माशाल्लाह जितनी पॉपुलर है, हमने तो पहले ही कह दिया कि वो जिस एक खास फ्रेम ऑफ माइंड में वो जीना शुरू हो चुके हैं। आप जाकर आवाम से बात करें, आप चीनी वाला मामला देखें, आप अभी यहाँ से उठते हैं स्टूडियो से, चलते हैं मार्केट में, चल के चीनी देख लेते हैं, चले साउथ पंजाब जाके देखें, लोगों से गंदुम के मामले के ऊपर बात करके देख लें, बिजली के बिलों की हालत देख लें, गैस की बिलों की हालत देख लें। यही नहीं है, ये जब गवर्नमेंट से बाहर बैठे हुए थे, शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स हैं, वो ये कहते थे कि 17 रुपए का यूनिट कितनी बड़ी ज्यादती, और इसको 12 पे कैसे लाएंगे, ये कहते थे। वो 56 पे कैसे गया, इसका जवाब दे दें। ये कहते थे कि जनाब गैस का बहुत ज्यादा बिल है, जो 100 रुपए था वो 1200 रुपए पे जा चुका, वो कैसे चला गया? ये तो देखें, इमरान खान तो अनाड़ी थे ना, इमरान खान की तो टीम निकम्मी थी। ये है एक्सपीरियंस्ड, ये जिस तजुर्बे के साथ इन चीजों को ऊपर लेकर गए हैं, ये कोई भी नहीं कर सकता था, ये नॉर्मली नहीं किया जा सकता था। और आज आपको पता चलता है इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर था, वो जिस तरीके से डॉलर ब्लैक होना शुरू हुआ था, और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है कि उन्होंने शहरियतें ली हैं बाहर की और प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। अब आपको इन्वेस्टिगेट ये करना चाहिए कि ये जो 2022 में जुलाई में स्कीमें लॉन्च हो रही थी कि मुल्क से बाहर आपको यूरोपियन पासपोर्ट दिलवाएंगे, इतनी प्रॉपर्टी खरीद लें, इतने पैसे इन्वेस्ट कर लें, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। गवर्नमेंट में आज बैठे हुए लोग वो स्कीमें अनाउंस कर रहे थे, और यहाँ पर डॉलर को ब्लैक किया जा रहा था, और डॉलर की कीमत, अब ये इसका जवाब दे देंगे। सवाल मेरा बिल्कुल मुख्तलिफ था ईसा, लेकिन थैंक यू फॉर आंसरिंग दिस।